प्यारे छात्रों, नमस्कार। अब आप अपना पेन और अपनी नोटबुक उठा लीजिए और हम जो अध्ययन करते आ रहे हैं वो हिंदी के साधारण वाक्य संस्कृत में कैसे अनुवाद करें, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। और मैंने आपको साधारण वाक्य का प्रयोग कर्ता के अनुसार किस प्रकार होना चाहिए ये मैंने बताया। और आज मैं आपको कारक की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि कारक को हमें साथ लेना होगा, क्योंकि कहीं कहीं के अधिकांश कारकों का प्रयोग भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये कारक हैं, ये विभक्तियाँ हैं इनकी, ये कारक हैं और ये कारक चिन्ह हैं। ये कारक चिन्ह है पहचानने के लिए कि कौन सा कारक होगा। अब जैसे कि ये मैंने एक वाक्य लिखा है, बालक पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर जो बालक है वो कर्ता है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ तो ने लिखा हुआ है, ये ने इसका चिन्ह है, तो इसमें कहीं ने नहीं आया। तो देखिए, ने यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको ये आपको अनुमान लगाना पड़ेगा यहाँ कि बालक ने पुस्तक को पढ़ता है। अब यहाँ पर को शब्द जो है वो पुस्तक को दिखाता है और ने बालक को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर जो कर्ता होगा वो बालक होगा और पुस्तक क्या होगा, कर्म होगा। तो ये कर्ता तीनों पुरुषों के तीन वचन के कर्ता, कोई नाम, कोई प्राणी, कोई वस्तु, ये सभी कर्ताओं के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, कर्म। कर्म में भी नाम हो सकता है, प्राणी हो सकता है, वस्तु हो सकती है, लेकिन यहाँ हम ये स्पष्टीकरण दिया है इसका, कर्ता का सहयोगी, कर्ता से जुड़ने वाला। जैसे कि यहाँ पर पुस्तक, बालक पुस्तक से जुड़ती है, यानी कि बालक पुस्तक पढ़ता है, तो बालक क्या पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पर पुस्तक जो है वो इसका कर्म में सहयोगी है, क्रिया में सहयोगी है। अब इसके बाद में करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये इनके चिन्ह हैं, इनसे पहचाना जाएगा। जैसे कि ये करण आ जाता है आपका द्वारा। द्वारा का मतलब क्या हुआ, यह स्पष्टीकरण है से कर्ता को कर्म के साथ जोड़कर साथ देने वाला। यानी कि जैसे कि मोहन कलम से लिखता है, तो मोहन को लिखने में जो सहयोग कर रहा है वो कलम कर रहा है, कलम उसका साथ दे रहा है, तभी वो लिख रहा है। तो यहाँ पर जो करण होगा वो क्या होगा, कलम होगा या पेन। अब यहाँ पर ये मैं आपको अभी छोटे रूप में बता रहा हूँ, फिर जब इसका क्रम से जब हम इसको एक एक का प्रयोग लेंगे तब आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। और अब आता है संप्रदान। संप्रदान के लिए मतलब जैसे कि पिता पुत्र को वस्त्र देता है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ देने वाली बात आ गई। और किसी के निमित्त मतलब किसी के हक में। अब यहाँ पर आता है अपादान। ये अपादान क्या है, ये से, कौन सा से है, ये अलग होने वाला से। यानी कि जैसे कि विद्यालय से, घर से, शहर से, बाजार से, ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, ये अपादान कारक को समझा जाएगा। और कर्ता से कर्म को अलग करने वाला,
कर्म को अलग करने वाला, कर्ता से कर्म को अलग करने वाला। यानी कि जैसे कि बालक विद्यालय से आता है तो विद्यालय तो अलग हो गया ना बालक से, तो इस प्रकार से जो बालक है वो करता है और यहाँ पर विद्यालय से वो अलग होता है। तो यहाँ ये अपादान हो गया। उसके बाद माता है आपका संबंध। संबंध को कैसे पहचानेंगे? संबंध क्या है कि कर्ता और कर्म के बीच को संबंध स्थापित करने वाला, कर्ता और कर्म के बीच संबंध स्थापित करने वाला जो होगा वो षष्ठी विभक्ति में आएगा और वो होगा आपका संबंध कारक। और इसको हम जानेंगे का की, जैसे कि मोहन का, राम का है, और इसके अलावा राजू की, उनके या लड़कों के, मेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, मेरी, हमारे, तुम्हारे। इस प्रकार से ये जो है रारी, रेर, काकी के ये संबंध कारक चिन्ह हैं। अब आता है अधिकरण। अधिकरण में क्या है? अधिकरण में पर मैं और पर, यानी मैं क्या? कमरे में, बर्तन में, घर में, बाजार में, छत पर, हाथ पर, सर पर। तो ये इस तरह से जो है ये यहाँ पर अधिकरण कारक आपका जाना जाएगा। तो इस तरह से हम जानेंगे और अब आता है संबोधन। संबोधन में क्या है? संबोधन किसी को पुकारना, किसी को आवाज़ देना, किसी से को नाम लेकर पुकारना या उसको संबोधित करना, ये संबोधन में आता है। और इसका चिन्ह जैसा कि आप देख रहे हैं ये हे और अरे और इस साथ में एक चिन्ह है, ये चिन्ह इसमें प्रयोग होता है। अब यहाँ पर मैंने दो उदाहरण जो है वो कर्म कारक के दिए हैं। बालक पुस्तक पढ़ता है, तो इसको हम इस तरह जानें कि बालक ने पुस्तक को पढ़ता है। लेकिन अगर हम यही वाक्य को भूतकाल में लें तो क्या होगा? बालक ने पुस्तक पढ़ी या बालक ने पुस्तक को पढ़ा। तुम खाना खाते हो, इसको ऐसे माने तुमने खाने को खाते हो या तुमने खाना खाया या तुमने खाने को खाया। इस तरह से हम जो है इसको समझकर कुछ अनुमान लगाने से ये चीज़ को हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बालकः पुस्तकं पठति, बालकः ये कर्ता हो गया, पुस्तक कौन पढ़ता है? बालक पढ़ता है। तो कर्ता का मतलब होता है कि किसी के द्वारा, जिसके द्वारा किसी काम का करना पाया जाए वो कर्ता कहलाता है। तो यहाँ बालक, पुस्तक पढ़ने वाला कौन है? बालक। तो बालक यहाँ करता है, क्या करता है? पढ़ता है। तो क्रिया धातु आ गई इसकी, और क्या पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो इस तरह से ये पुस्तक जो होगा ये आपका कर्म कारक होगा और बालक कर्ता होगा और पठते इसकी धातु। ऐसे ही अगला जो वाक्य है, तुम खाना खाते हो, तो तुम जो करता है, खाना कौन खाने वाला है? तुम। क्या खाते हैं? खाना। तो भोजन को खाते हो तुम, अर्थात हम ये कह सकते हैं अगर इसको अनुवाद करें तो तुम का बनता है त्वम, ये एक वचन है त्वम। खाते क्या हो? भोजनम, भोजन को, और खाते हो यानी कि ये मध्यम पुरुष का एक वचन होने के कारण ये खादसी बन जाएगा।
तो ये इस तरह से मैंने आपको ये कारकों के बारे में बताया। अब हम इसको क्या करेंगे कि अलग अलग एक एक कारक का प्रयोग मैं अब बताऊंगा। आज मैंने थोड़ा सा हिस्सा आपको कर्म कारक का बताया है। कल को इसके और वाक्य, अगले वीडियो में और वाक्य भी आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा फिर करण कारक से भी आपको परिचित कराया जाएगा। अब आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें और हो सके तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, पढ़ें। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको इससे अच्छा तरीका और समझने का शायद कोई नहीं मिलेगा। इतना आसान ही आपके सामने रखा गया है। अब अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।